हेलो एंड नमस्ते दर्शकों, वेलकम टू दी चलचित्रदर्शी। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है देवी पाठक से, जो अपने घर से निकलकर बाहर पब्लिक टॉयलेट में अपने कपड़े बदलती है और तैयार होकर वो अपने बॉयफ्रेंड पीयूष अग्रवाल से मिलती है और वो दोनों मिलकर एक होटल में जाते हैं जहां वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। पर अचानक ही वहां पे पुलिस आ जाती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। पीयूष अग्रवाल उनसे किसी तरह छूट के खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। वो बहुत डर जाता है। वो एक स्टूडेंट होता है, कॉलेज में पढ़ता है। इधर पुलिस देवी का भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और उससे कहती है, देवी अब तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। और पीयूष अग्रवाल, जिसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था, उसे पुलिस बहुत कोशिश करती है कि वो बाथरूम खोल दे। उसे बहुत धमकाती है, डराती है, लेकिन वो बाथरूम नहीं खोल रहा होता है। पुलिस वाले पीयूष को उसके पापा का नाम लेकर डराते हैं और उससे यही कहते हैं कि तुम्हारी सारी कुंडली हमारे पास है, तो तुम जल्दी से अपना दरवाज़ा खोल दो। लेकिन पीयूष इतना डर जाता है कि वो दरवाज़ा नहीं खोलता है। और जब पुलिस दरवाज़ा तोड़ देती है तो वो देखती है कि पीयूष ने अपनी नस काट ली है। वो फटाफट एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, पीयूष की बॉडी को बाहर निकालते हैं और देवी को भी वहां से पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। अब दूसरे सीन में हम दीपक को देखते हैं, जो कि डोम जाति से बिलोंग करता है और घर में सबसे छोटा है। उसका परिवार दाह संस्कार घाट पर काम करता है। उसकी माँ दीपक को कहती है कि चूल्हा जलाना है, जा घाट से आग लेकर आ। और दीपक जाता है उसी दाह संस्कार वाले घाट पर और वहां से आग लेकर आता है और उसकी माँ चूल्हा जलाती है। फिर हम देखते हैं विद्याधर पाठक, जो कि एक संस्कृत के प्रोफेसर हुआ करते थे, आजकल बनारस में किताब की दुकान खोल रखे हैं। वो घाट पर बैठकर लोगों से बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी उनके फ़ोन की घंटी बजती है और वो फ़ोन कहीं और से नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन से ही होती है। वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जहां देवी भी होती है। पुलिस विद्याधर को देवी के बारे में सारी बातें बता देते हैं और कैसे पीयूष अग्रवाल पकड़े जाने के डर से आत्महत्या की कोशिश करता है वो भी बताती है। पुलिस वाला कहता है कि अभी के लिए जमानत दे के ले जाओ अपनी लाडली को, लेकिन अगर पीयूष को कुछ हो गया तो आपकी लड़की हमेशा के लिए अंदर जाएगी। विद्याधर और देवी दोनों घर आते हैं। दोनों ही बहुत परेशान होते हैं। देवी विद्याधर को खाना देती है, लेकिन वो खाता नहीं है। देवी इधर परेशान बैठी होती है और विद्याधर उसे 2-4 थप्पड़ लगा देता है। अब अगले सीन में हम दीपक को देखते हैं, जो कि कॉलेज की क्लास में होता है। वो एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होता है। उसका दोस्त एक लड़की को जाके गिफ्ट देता है क्योंकि उसका बर्थडे होता है। दीपक भी वहाँ उसके साथ जाता है। वहाँ दीपक पहली बार शालू से मिलता है और उनमें बहुत ही नॉर्मल बात होती है गिफ्ट को लेकर। अब हम देखते हैं देवी के घर वही पुलिस वाला आया होता है जिसने देवी को होटल रूम में पकड़ा था पीयूष के साथ। वो कहता है कि लड़का मर गया और विद्याधर को कहता है कि तुम ये कोर्ट के फॉर्म भर दो। लेकिन विद्याधर कहता है कि साहब, लड़का तो आपके सामने ही मरा था ना, तो हम क्यों भरे ये कोर्ट के फॉर्म। तो पुलिस वाला उसको कहता है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लड़की लंबा फंसेगी और आप हमें ही उल्टा सिखा रहे हो। फिर पुलिस वाला फॉर्म वाली फाइल बंद करते हुए पूछता है, कितना कमा लेते हो। विद्याधर कहता है 8 से 10 हज़ार महीना कमा लेता हूँ। पुलिस वाला कहता है, लड़की भी तो कमाती है, तो कोर्ट कचहरी हम देख लेंगे, आप 3 लाख का इंतजाम कर लीजिए, 3 महीना का टाइम है आपके पास। विद्याधर कहता है, हम इतने रुपए कहाँ से लाएंगे, ले दे के 50 हज़ार तक का इंतजाम कर लेंगे। पुलिस वाला उस पर चिल्लाता है और कहता है, हमसे मोल भाव मत कीजिए, सारा वीडियो है हमारे फ़ोन में, अभी अगर इसको इंटरनेट पर डाल देंगे ना तो आप और आपकी बेटी दोनों ही बर्बाद हो जाओगे। तो परसों तक का टाइम है, 1 लाख का इंतजाम कीजिए और 2 महीने बाद हमें 2 लाख रुपए चाहिए। अगले सीन में हम दीपक को देखते हैं, जो अपने परिवार के साथ बैठकर खा रहा होता है। तो उसके पापा उससे पेपर के बारे में पूछते हैं, तो वो कहता है कि बस 2 महीने में पेपर शुरू हो जाएंगे, उसके बाद प्लेसमेंट के लिए बुलाएंगे। तो उसके पापा कहते हैं, अच्छा है, जल्दी से निकल जाए यहाँ से, वरना मुर्दा फूकते फूकते तुम्हारी ज़िंदगी निकल जाएगी। दीपक के पापा अपने बड़े बेटे से अच्छे से बात नहीं करते हैं और दीपक को ये बातें वो बड़े बेटे की तरफ इशारा करके ही बोलते हैं। उसको ये पसंद नहीं आती है और वो वहाँ से उठ के चला जाता है। इधर विद्याधर पुलिस वाले को पैसे देता है और घर आके देवी से पूछता है कि तुम्हें कहाँ मिला वो लड़का। तो देवी कहती है कि कोचिंग में आता था, मैं उसका प्रोजेक्ट टाइप करती थी, वहीं पे हमारी दोस्ती हो गई। देवी के पापा फिर से गुस्सा होके चले जाते हैं वहाँ से। इधर हम दीपक को देखते हैं, जो अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा होता है और वो कंप्यूटर पर अपनी गर्लफ्रेंड और बाकी के क्लासमेट की आईडी चेक कर रहे होते हैं। तो दीपक अपने दोस्त को बोलता है कि उस दिन जो लड़की हमें मिली थी उसकी आईडी भी ढूंढो, और उन्हें शालू की आईडी मिल जाती है। फिर दीपक का दोस्त उसको कहता है कि अब तुम भी अपनी आईडी बनाओ और उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो।
फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि घाट पर एक खेल चल रहा है जिसमें 4 बच्चों पर लोग पैसे लगाते हैं कि कौन नदी में कूदकर सबसे ज़्यादा सिक्के निकालेगा। और इधर देवी के पास कोचिंग से कॉल आता है। कोई आदमी उसे, जो कि कोचिंग का ही होता है, उसे कॉल पर बहुत उल्टा सीधा बोलता है। तो देवी इंस्टीट्यूट में जाती है और अपना सारा सामान उठाकर आने लगती है। तभी वो आदमी दोबारा देवी के पास आता है और उसे बहुत ही उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। फिर पूरे कोचिंग में पता चल जाता है कि पीयूष और देवी के बीच में क्या हुआ था। फिर देवी वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। अब हम दीपक को देखते हैं जो मेले में जाता है। शालू और दीपक के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगती है। वो डेली मेले में मिलते हैं और दोनों ही अपने एफबी अकाउंट से एक दूसरे से बात भी करते हैं। विद्याधर देवी को अपने एक एक्स स्टूडेंट के पास लेकर जाता है, उससे देवी के जॉब की बात करने। वहाँ उसे 5,500 ऑफर किया जाता है एज अ सैलरी। फिर देवी अपने पापा को कहती है कि पापा इतने कम रुपए पर कौन काम करेगा। तो उसके पापा कहते हैं कि कोई बात नहीं, रुपए कम है तो कम से कम इज्जत से बात तो कर रहा है ना। और यहाँ दीपक और शालू फिर मिलते हैं और एक दूसरे से खूब बातें करते हैं, एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। देवी भी वो नौकरी ज्वाइन कर लेती है। आज देवी पीयूष के दिए हुए गिफ्ट को ओपन करती है जो पीयूष ने देवी को दिया था जब वो होटल में गए थे, लेकिन देवी उसे पूरा खोल के देख नहीं पाती है। आज विद्याधर भी अपने लड़के को, जो उसके साथ उसकी दुकान पर ही काम करता है, उसको नदी में गोता लगा के सिक्के निकालने वाले खेल में खेलने की इजाज़त दे देता है और उसका लड़का वो खेल जीत भी जाता है। इधर देवी पीयूष के घर वाले से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। वो उसका एड्रेस भी निकलवा लेती है और उनका कांटेक्ट नंबर भी मिल जाता है, लेकिन जब देवी उनको कॉल करती है तो वो कॉल पर कुछ बोल नहीं पाती है। उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो कॉल पर उसके घर वालों से बात करे। तो हम देखते हैं कि पूरी फिल्म में सभी पात्र की अपनी अपनी कहानी चल रही होती है। आज दोबारा देवी पीयूष के घर पर कॉल करती है, पर उनसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। वहाँ देवी के ऑफिस में एक आदमी देवी से बहुत बदतमीजी से बात करता है, तो देवी उसे वहाँ बिना कुछ कहे वहाँ से आ जाती है। वो अपने पापा के पास आती है और उनको कहती है कि हमने नौकरी छोड़ दी है पापा। तो उसके पापा उस पर काफ़ी गुस्सा करते हैं। देवी कहती है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। उस दिन देवी और उसके पापा में काफ़ी बहस होती है। देवी कहती है पापा आप चिंता मत करो, हम कहीं ना कहीं से पैसे का इंतज़ाम कर लेंगे। आज दीपक शालू से मिलता है और उसे गिफ्ट भी देता है क्योंकि आज उसका जन्मदिन होता है। वो काफ़ी सारा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। फिर शालू दीपक को बताती है कि वो और उसका पूरा परिवार कुछ दिनों में तीर्थ यात्रा करने जाएगा। शालू दीपक को पूछती है कि तुम भी चलोगे। दीपक कहता है सोचकर बताएंगे। फिर दीपक शालू से पूछता है कि तुम शादी करोगी हमसे। शालू कहती है पता नहीं। फिर दीपक उससे पूछता है तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे। शालू कहती है मिलवा दें क्या। फिर पूरा दिन साथ बिताने के बाद जब दीपक शालू को उसके घर छोड़ता है तो शालू मजाक मजाक में पूछती है कि तुम रहते कहाँ हो, हमें भी तुम्हारे घर पे जाना है। तो दीपक उसे बता तो देता है कि वो हरिश्चंद्र घाट पर रहता है और वो लोग मुर्दा जलाने का काम करते हैं, लेकिन दीपक को शालू का ये मजाक पसंद नहीं आता है और वो वहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है। देवी की रेलवे में नौकरी लग जाती है। इधर दीपक भी शालू को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर शालू उसका फ़ोन नहीं उठाती है। वो और उसका पूरा परिवार तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। फिर शालू खुद ही दीपक को कॉल करती है और थोड़ी बात होने के बाद शालू दीपक को कहती है कि हमारे मम्मी पापा कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो बहुत ही घिसे पिटे पुराने ख्यालों वाले लोग हैं। तो तुम्हारे साथ हूँ मैं, बस एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। एक्चुअली शालू अच्छे कास्ट की थी, मतलब उससे ऊंचे कास्ट की थी और दीपक छोटे कास्ट का। दीपक कहता है शालू से कि कुछ दिन में प्लेसमेंट वाले आएंगे और हम पूरी जान लगा देंगे कि हमारी नौकरी लग जाए। शालू कहती है फिर ठीक है, बाकी हम संभाल लेंगे, अगर भागना भी पड़ जाए तो हम तुम्हारे साथ भाग के शादी कर लेंगे। इसके बाद कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन अचानक रात में दीपक के भाई उसे जगाने के लिए आता है। घाट पर बहुत भीड़ होती है, बहुत सारी डेड बॉडीज़ एक साथ आ गई थी घाट पर। घाट पर जैसे खलबली मची हुई थी। दीपक भी घाट पर आता है, वहाँ पुलिस वाले भी होते हैं। दीपक भी काम में लगता है अपने भाई के साथ। फिर एक डेड बॉडी उसके पास आती है और उसका हाथ जब दीपक को दिखता है तो वो शालू का होता है। उसके साथ कुछ लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि एक बस थी जो तीर्थ यात्रा पर गई थी और वापस लौट रही थी और रास्ते में ही बस पलट गई। दीपक बॉडी पर से कपड़ा हटा के देखता है तो वो देखता है कि वो बॉडी तो शालू की होती है।
दीपक की तो दुनिया ही जैसे बदल जाती है। थोड़ी देर के लिए वो बस शांत हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या सच है और क्या झूठ। अगले दिन सुबह वो दोबारा वहीं जाता है जहाँ शालू के शरीर का दाह संस्कार हुआ था। वहाँ वो शालू की अंगूठी को ढूंढता है। दीपक अब पूरी तरह से टूट चुका था। देवी भी अपने दुखों के साथ दोबारा जीने की कोशिश कर रही है। यहाँ हम विद्याधर को देखते हैं जो नदी किनारे झूठा को ढूंढ रहा होता है बाजी लगाने के लिए, पर झूठा तो अपनी मस्ती में अपनी उम्र के बच्चों के साथ जादू का खेल देख रहा होता है। विद्याधर किसी और बच्चे पर पैसा लगा देता है और वो हार जाता है। शाम को जब झूठा विद्याधर की दुकान पर आता है तो विद्याधर उसको मारता है और डांटता भी है और कहता है, कल से गोता लगाने के समय में तुम यहीं रहोगे और जो भी पैसा आएगा सब हमको लाके दोगे। इधर दीपक बस किसी तरह खुद को समेटने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपने सारे काम करता तो है लेकिन बस उसका ध्यान शालू पर ही लगा रहता है। और आज जब दीपक अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है तो उसके दोस्त कहते हैं कि यार कुछ तो बोल, इतना शांत क्यों है। बस दीपक इतने दिन की चुप्पी को आज रोकर तोड़ देता है और अपने सारे दुख को बाहर निकाल देता है। इधर विद्याधर पुलिस वाले को देने के लिए किसी तरह पैसों का जुगाड़ कर रहा होता है और वो पुलिस वाले के पास जाता है पैसे लेके, पर उसके पास बस 30,000 ही होते हैं। तो पुलिस वाला भड़क जाता है कि किश्तों में नहीं चाहिए हमें पैसा, पर विद्याधर के रिक्वेस्ट करने पर वो 30,000 रुपये रख लेता है, पर कहता है अगले महीने ये सब नाटक नहीं चलेगा। और आज देवी अपने पापा से बहुत दिनों के बाद ठीक से बात कर पाती है और उसके पापा भी बिना गुस्सा के उससे बात करते हैं। देवी अपने पापा को अपनी पहली सैलरी देती है और कहती है जब सब ठीक हो जाएगा तो वो इलाहाबाद में जाके कोई कोर्स करेगी और वहीं किसी कोचिंग सेंटर में नौकरी भी कर लेगी। इस पर उसके पापा कहते हैं, क्या तुम घर छोड़कर जाना चाहती हो? विद्याधर बहुत दुखी हो जाते हैं इस बात पर। दीपक शालू की अंगूठी को गंगा जी में फेंक देता है और फिर थोड़ी सी देर में ही खुद भी कूद जाता है गंगा में अंगूठी ढूंढने के लिए, लेकिन अब उसे कहाँ मिलती अंगूठी। पूरी रात वो गंगा किनारे बैठा रहता है और सुबह आता है घर और अपने पापा को गले से लगा लेता है। अब दोबारा वो अपनी ज़िंदगी पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा होता है। शायद उसे समझ में आ जाता है कि जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता है। उसे नौकरी मिल जाती है और वो इलाहाबाद जाता है, वहाँ पे काम करने लग जाता है। आज फिर पुलिस वाला विद्याधर के पास आता है और कहता है अगले महीने की 6 तारीख बस आखिरी दिन है, नहीं तो आपकी बेटी का वीडियो जाएगा यूट्यूब पर। विद्याधर आज फिर बाजी लगाता है, झूठा जाता है, डुबकी लगाता है और 1-2 बार तो वो सिक्के निकालता है लेकिन बाहर नहीं आता। उसके बाद वो फिर विद्याधर डर जाता है और वो गोताखोर को कहता है कि जल्दी से जाओ और उसे ढूंढ के लेके आओ। गोताखोर पानी में कूदता है और झूठा को बाहर निकालता है। विद्याधर रोता हुआ बोलता है, झूठा अब कभी तुमको ये खेल नहीं खिलवाएंगे। वो झूठा को हॉस्पिटल लेके जाता है। झूठा ठीक होता है। फिर वो विद्याधर को कहता है हम आपको एक जादू सिखाते हैं और फिर वो विद्याधर को अंगूठी देता है। ये शालू की अंगूठी होती है जिसे दीपक ने गंगा जी में फेंका था। विद्याधर उस अंगूठी को बेच देता है और उसे जो पैसे मिलते हैं वो सारे पैसे उस पुलिस वाले को दे देता है। देवी भी इधर इलाहाबाद जाने की तैयारी कर रही होती है। उसके पापा भी उसे छोड़ने के लिए जाते हैं। झूठा भी उनके साथ में ही होता है। देवी ट्रेन में बैठ जाती है। झूठा और विद्याधर वापस घर आते हैं। देवी इलाहाबाद पहुंच के सबसे पहले पीयूष के घर जाती है। पीयूष के पापा देवी को देख के भड़क जाते हैं और उसे थप्पड़ भी मारते हैं। देवी वहां से सीधा गंगा के घाट पर आती है जहां दीपक भी बैठा होता है और देवी पीयूष के दिए हुए गिफ्ट को गंगा में प्रवाहित कर देती है और वहां बैठकर रोने लग जाती है और रोकर अपना मन हल्का कर लेती है। दीपक उसी को देख रहा होता है। दीपक उसके पास आता है और उसे पानी देता है और वहां बैठ जाता है। इसके बाद एक नाव वाला आता है जो कहता है कि आइए आपको संगम घुमा के लेके आते हैं। दोनों नाव में बैठ जाते हैं। दीपक देवी से पूछता है, आप संगम पहली बार जा रही हो? देवी कहती है कि हाँ। फिर देवी दीपक से पूछती है, और आप? दीपक कहता है कि मैं दूसरी बार जा रहा हूँ। और बस यहीं कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इस कहानी से बस यही समझ में आता है कि चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो, कोई भी मैटर हो, ज़िंदगी नहीं रुकती, वो बस चलती ही रहती है। तो अगर आपको ये कहानी, ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।